हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। आज है क्लास नंबर 4 ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और इसके अंदर हमने बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर, स्पेशल डायोड सेकंड लेक्चर एंड बीजेटी थर्ड लेक्चर। इन तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। आपको जो भी इन वीडियोस से रिलेटेड कंप्लेन है या फीडबैक है या जो भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, क्या अच्छा कर सकते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना है। क्योंकि मैं आपके कमेंट जब पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या फील है, क्या आपके एग्जाम में ये वीडियोस हेल्प कैसे करें, मैं आपके एग्जाम में हेल्प कैसे करूं। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं किसके ऊपर? FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसमें जेफेट और मॉसफेट दोनों के क्वेश्चंस है। जो देखिए, ये जेई के एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी जितने लेवल तक आता है मैंने उतने लेवल तक के क्वेश्चंस इसके अंदर लिए हैं। ठीक है, तो पैटर्न आपको पता है, क्वेश्चन विद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। पूरा का पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, और साथ साथ में एक नई कॉपी खरीदनी है और उसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसके नोट्स बनाते हुए जाने हैं। ठीक है, मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। I am currently working in military engineering services MES through SSCJ, and also I have been selected in all of these exams. I have cleared these exams. I have teaching experience of more than 7 years, and also I have qualified GATE 5 times. अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरे से कनेक्ट होना है, तो आप ऋषभ अग्रवाल ऑफिशियल इस टेलीग्राम हैंडल को सर्च करिएगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। चलिए, और इस क्लास की PDF को डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे के सीधे। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे सिंबल पूछा गया है कि ये कौन से मॉसफेट का सिंबल है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ये चार्ट लेके आया हूं। ये कंप्लीट चार्ट है, इसके अंदर आपको सारे के सारे सिंबल दिख जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपके सामने चार्ट लेके आया हूं, इसमें आपको सारे के सारे सिंबल्स दिख रहे होंगे जेफेट के और मॉसफेट के। तो देखिए, सबसे पहले जंक्शन फील्ड इफेक्ट आंसर जेफेट की बात करते हैं। जेफेट सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड में काम करता है, दैट इज डिप्लीशन मोड। लेकिन यहाँ पे एन टाइप से भी बन सकता है और पी टाइप से, इसलिए एन चैनल और पी चैनल बोलते हैं। देखिए, एन में आता है इन, इन एन चैनल, इन मतलब अंदर, मतलब अंदर की तरफ एरो होगा। और तो पी का कहां हो जाएगा? आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ एरो होगा। ठीक है, फिर आते हैं मॉसफेट पे। जो मॉसफेट है, इसमें दो मोड होते हैं काम करने के, एक डिप्लीशन मोड होता है और एक एनहेंसमेंट मोड होता है। जो डिप्लीशन मोड है उसमें भी एन चैनल पी चैनल, एनहेंसमेंट मोड में भी एन चैनल और पी चैनल होता है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, एन मतलब इन, मतलब अंदर, अंदर की तरफ एरो होगा, तो देखिए एरो अंदर की तरफ है। पी चैनल में एरो बाहर की तरफ है। एन चैनल में एरो अंदर की तरफ है और पी चैनल में एरो बाहर की तरफ है। ठीक है, एरो तो चलिए क्लियर है, एन चैनल और पी चैनल तो पहचान लेंगे, लेकिन कौन सा जेफेट है कौन सा मॉसफेट है, ये कैसे पहचाने? देखिए भाई, जो जेफेट होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्या उसमें कहीं पे सिलिकॉन आ रहा है क्या? जी नहीं, इसमें कोई भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर नहीं होती, तो इसमें कोई इंसुलेटिंग लेयर नहीं होती है। इस वजह से जो गेट टर्मिनल है इससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन मॉसफेट में क्या होती है, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है बीच में इंसुलेटिंग, तो गेट और बाकी टर्मिनल्स के बीच में गैप होता है। तो देखो आप, यहाँ पे बीच में गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। तो जेफेट और मॉसफेट को कैसे पहचानेंगे? गेट टर्मिनल टच है तो जेफेट, गेट टर्मिनल दूर है तो मॉसफेट। अब लेकिन मॉसफेट में भी डिप्लीशन मोड और एनहेंसमेंट मोड को कैसे पहचानेंगे? देखिए, डिप्लीशन मोड के अंदर ये सॉलिड लाइन है और एनहेंसमेंट मोड के अंदर क्या है, ये डॉटेड लाइन है, इस तरीके से। बस यही पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो अब देखो इसको, तो अब आप देख के पहचान गए होगे। पहले तो इसमें बीच में गैप है, मतलब ये क्या है, मॉसफेट है। और इसमें एरो अंदर है, मतलब एन चैनल मॉसफेट है। और कौन सा एनहेंसमेंट या डिप्लीशन? देखो बीच में यहाँ पे पाथ टूटा हुआ है, तो ये एनहेंसमेंट है। तो दिस इज एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट, एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट। आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया? अब कभी भी गलती नहीं करोगे, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। 6 डायग्राम क्लियर हो गए आपके इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए अब देखते सी। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे, ये सर जेफेट है और इसमें एरो बाहर की तरफ है, मतलब ये पी चैनल जेफेट है। सिंपल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इस पर आ जाइए। कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफईटी इज इक्विवेलेंट टू, जो कॉमन ड्रेन है वो किसके जैसा है, बीजेटी के किसके जैसा है कॉमन ड्रेन। तो देखो बीजेटी और एफईटी, इसमें क्या होता है याद रखेंगे। देखो जो यहां पर ड्रेन है, सॉरी बीजेटी में ड्रेन नहीं है, एक सेकेंड सॉरी, बीजेटी में कौन से टर्मिनल्स है दोस्तों, 3 टर्मिनल्स है ना अपने पास, कलेक्टर, बेस और एमिटर। तो एफईटी के अंदर वो टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, एफईटी के अंदर कलेक्टर हो जाएगा ड्रेन, बेस हो जाएगा गेट और एमिटर हो जाएगा सोर्स। तो यहां पर कॉमन ड्रेन पूछ रहा है, कॉमन ड्रेन मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखो यहां पे लिखा भी है, बेस गेट के इक्विवेलेंट, एमिटर सोर्स के इक्विवेलेंट और कलेक्टर ड्रेन के इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, एक कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, देखो जो हमने पिछले लेक्चर में चार्ट याद किया था ना, बस वही आपको ध्यान रखना है ना, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन। तो एफईटी के अंदर जो कॉमन सोर्स होगा, बीजेटी के अंदर वो क्या हो जाएगा, बीजेटी के अंदर वो कॉमन एमिटर हो जाएगा मेरे भाई, समझे, कॉमन एमिटर। तो कॉमन एमिटर में फेज शिफ्ट कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच। तो बस यहां पे भी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इनपुट। सिंपल, उसका याद है तो इसका भी याद हो जाएगा। अब देखिए कॉमन गेट एम्पलीफायर। अब कॉमन गेट बोले तो क्या हो गया, कॉमन गेट मतलब कॉमन बेस। एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड आया। हाँ, तो कॉमन गेट एम्पलीफायर मतलब क्या हो गया भाई, कॉमन बेस हो गया, है ना। अब कॉमन बेस, तो आपको वो याद है टेबल, उसमें क्या होता था कॉमन बेस में, सबसे पहले बेस एमिटर कलेक्टर, तो कॉमन बेस आता था। तो बेस में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता था वो लो से चालू होता था, फिर इंक्रीज करता था। तो लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस हाई से चालू होता था, फिर डिक्रीज करता था, एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। तो वही सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा कॉमन गेट के लिए, लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी है। सिंपल भाई। तो बस बीजेटी की ये जो प्रॉपर्टीज है वही सेम टू सेम काफी सारी एफईटी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। अब देखिए, इन एफईटी द एनपी रीजन बिटवीन सोर्स एंड गेट इज। अब देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एफईटी के स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसके डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है, ये एफईटी जेफेट का डायग्राम है, इसको थोड़ा देखो अच्छे से समझो। जैसे हम बीजेटी में देखते थे एनपीएन, पीएनपी, उसी तरीके से यहाँ पे भी पी और एन करके बना हुआ है डायग्राम। तो इतना टफ नहीं है, आराम से समझ जाओगे। देखो आप तो इसको देखो जो मैं बना रहा हूं, उसको छोड़ो। देखो ये जो है ना आपका गेट टर्मिनल है, क्या है, गेट। ये किस किस से बना है, गेट आपका बना हुआ है पी से, किससे बना है, पी से। और ये है आपका एन चैनल। तो ये एन चैनल जेफेट है, क्योंकि बड़ा वाला रीजन ये पूरा का पूरा एन है और बगल बगल में पी है, तो ये एन चैनल जेफेट है। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देनी होगी, क्या, ऊपर ड्रेन और नीचे सोर्स। तो गेट ड्रेन सोर्स, गेट किससे बना है, दो पी से जुड़ के बना है, ड्रेन और सोर्स दोनों ही एन से जुड़े हुए हैं। तो पूछ क्या रहा था, एनपी रीजन बिटवीन सोर्स एंड गेट इज। अब सोर्स ये रहा, गेट ये रहा, इसमें ये जो एनपी का रीजन बन रहा है ये वाला, ये कैसा बाइस्ड रहता है। तो याद रखेंगे हमेशा जेफेट के अंदर यहां पर माइनस होता है, यहां पर प्लस होता है, मतलब वीजीएस, मतलब गेट टू सोर्स टर्मिनल कैसा रहता है, हमेशा रिवर्स बाइस्ड रहता है, तब ये काम करता है,
ठीक है, तो पीएन जंक्शन के बीच में क्या रहता है, गेट सोर्स के बीच में हमेशा रिवर्स बायस रहता है। मतलब इसमें जो इनपुट टर्मिनल है, जेफेट का इनपुट टर्मिनल, गेट टू सोर्स टर्मिनल, ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस्ड। कहां है, डी। जेफेट में एनपी रीजन बिटवीन सोर्स एंड गेट इज रिवर्स बायस्ड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आजकल काफी चलन में आ रहा है, मतलब जेफेट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझाता हूं, फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी बीजेटी होगा या एफईटी होगा, हमेशा दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, और एक ग्राफ बनता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो ऑब्वियसली बात है, जो भी आउटपुट टर्मिनल होगा उस डिवाइस का, उसके पीछे बनेगा। जैसे बीजेटी की बात करेंगे तो कलेक्टर करंट और वीसीई के बीच में बन जाएगा, और अगर जेफेट की बात करोगे तो आईडी और वीडीएस के बीच बन जाएगा, है ना। ड्रेन करंट, आईडी और वीडीएस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ये क्या होता है भाई, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में बनता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। जैसे यहां पर आईडी और वीजीएस के बीच में बनता है, आईडी और वीजीएस। ठीक है, चलो अब देखो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, देखो हमें ये वाला ग्राफ याद रखना है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखेंगे, देखो भाई आईडी और वीडीएस जो है ना, इसमें पहले ये रीजन आ रहा है ओमिक रीजन, इसमें क्या हो रहा है, आपकी करंट ऐसे इंक्रीज कर रही है, तो करंट ऐसे वोल्टेज के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो ओमिक रीजन रेजिस्टेंस वाला रीजन है ये। फिर इसके बाद क्या आ गया है, करंट में सैचुरेशन आ गया है, इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है करंट, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, ब्रेक डाउन आ गया है। तो तीन चीजें हो गई, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर इसके बाद, तो ये हो गया ओमिक रीजन। कौन सा, ओमिक रीजन। इसमें रेजिस्टेंस के जैसा ग्राफ है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है, ये सैचुरेशन रीजन। मतलब क्या है, इसमें करंट कांस्टेंट हो गई है भाई आपकी करंट। ठीक है, और यहां पे आ गया ब्रेक डाउन रीजन। अब सर ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन को क्या चीज अलग कर रही है, वो ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज अलग कर रहा है। ये वोल्टेज को हम बोलते हैं वीपी। क्या बोलते हैं, वीपी, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज जो है, ये क्या है, वीडीएस की वैल्यू है, वीडीएस की एक वैल्यू है, मान लो इसको वीपी को 2 वोल्ट मान लो, तो 2 वोल्ट से नीचे ओमिक रीजन रहेगा, और 2 वोल्ट से आगे वोल्टेज लगाया तो सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। कौन सा वोल्टेज है, वीडीएस। अब देखो क्वेश्चन क्या था, एन चैनल जेफेट ऑपरेट्स इन वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस रीजन। रेजिस्टेंस रीजन मतलब ओमिक रीजन में कंट्रोल कर, वो ऑपरेट कर रहा है हमारा जेफेट। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। तो आप मुझे बताओ, ओमिक रीजन में या रेजिस्टेंस रीजन में जो वीडीएस है, वो वीपी से, पिंच ऑफ वोल्टेज से क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन, ऑब्वियसली बात है लेस देन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और अगर सैचुरेशन रीजन की बात करता, कांस्टेंट करंट रीजन की बात करता, तो क्या आ जाता मेरे भाई, वीडीएस ग्रेटर देन वीपी। आ गई बात समझ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस बात को समझना है, पकड़ना है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। अब इसको तो आप ही बता दोगे। फॉर अ जेफेट व्हेन वीडीएस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज, अगर हम वीडीएस को पिंच ऑफ वोल्टेज से भी ज्यादा कर देते मेरे भाई, तो फिर ड्रेन करंट का क्या होगा। तो कौन सा रीजन आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। और सैचुरेशन रीजन में जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आईडी रिमेन्स कांस्टेंट। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसको बताओ, बताओ द गेट वोल्टेज इन अ जेफेट एट विच ड्रेन करंट बिकम्स जीरो। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन करवा दिया। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ, कैसे बनता है, देखो ये रहा। तो आप मुझे बताइए, ये वीजीएस है यहाँ पे और यहाँ पे ड्रेन करंट है, ये ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आईडीएसएस, और इस जगह क्या है, माइनस बीपी। इस जगह आपकी ड्रेन करंट क्या है मेरे दोस्त, जीरो है।
तो गेट टू सोर्स वोल्टेज मान लो ये 5 वोल्ट है, मान लो 5 वोल्ट है, तो गेट टू सोर्स की 5 वोल्ट की वैल्यू अगर दी नेगेटिव में तो ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं पिंच ऑफ। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे ड्रेन करंट 0 हो जाती है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? द गेट वोल्टेज इन अ जेफेट एट विच ड्रेन करंट बिकम 0 इज कॉल्ड। तो उस गेट वोल्टेज का नाम बताओ जिसपे ड्रेन करंट 0 हो जाए, बता दो। करंट 0 किस वोल्टेज पे हो रही है भाई? पिंच ऑफ वोल्टेज पे हो रही है ना, तो उसको पिंच ऑफ वोल्टेज ही तो कहते हैं। तो पिंच ऑफ वोल्टेज दो जगह आ गया, समझे? दो जगह आ गया, एक इस वाले में भी और एक इस वाले में भी। अगर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से बात कर रहे हैं तो पिंच ऑफ के बाद सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो जाता है, पिंच ऑफ से पहले ओमिक रीजन। और अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इस वाले की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पिंच ऑफ वोल्टेज पर ड्रेन करंट 0 हो जाती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है। अगर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इस पे दोबारा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत अलग लेवल की चीजें हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स इनको पढ़ते नहीं है। बेसिक लेटर्स में ये सारी चीजें तो उन्हें पता भी नहीं होती कि ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है ना? चलिए, लेकिन हम यूपीएमआरसी के एग्जाम को अगर टारगेट करें तो उसमें बहुत अच्छे लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। और चूंकि केंद्रीय विद्यालय जो का पेपर हुआ था, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी डब्ल्यूई का जो पेपर हुआ था वर्क एक्सपीरियंस का, अगर आप जानते हो तो इसमें प्योर इलेक्ट्रिकल वाले तो अप्लाई नहीं कर, मतलब अप्लाई कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर जो पेपर आया था वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स का आया था। तो मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है वो नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई है। तो इससे इस पेपर के अंदर भी मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक मैंने बहुत तगड़ा कर दिया था। तो इसीलिए मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डर है तो मैं जो कंटेंट दे रहा हूं उससे ऊपर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? चलिए आ जाते हैं। देखिए, आईडीएसएस दे रखा है, वीजीएस दिया है, वीपी दिया है, आईडी पूछ रहा है, ड्रेन करंट पूछ रहा है। तो एफईटी में ड्रेन करंट का ये फॉर्मूला होता है। एक इसी फॉर्मूले पे बहुत ही सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, और तो क्या ही करोगे। बस इतना सा फॉर्मूला है, आईडी बराबर आईडीएसएस इंटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर। आईडीएसएस कितना दिया है? 8 मिली, 1 माइनस वीजीएस कितना दिया? माइनस का 1, और वीपी कितना दिया? माइनस का 4। तो सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 3/4, ठीक है। तो 4 2 बार, 2 से 2 बार, 3 इंटू 1.5 कितना आ गया? 4.5 मिली एम्पियर। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, अमंग दी फॉलोइंग द हाईएस्ट इनपुट इम्पिडेंस इज शोन बाय। सबसे ज्यादा इनपुट इम्पिडेंस किसका है? देखो बीजेटी, देखो सबसे कम किसका होता है भाई? डायोड का होता है एक्चुअली में, उससे ज्यादा होता है बीजेटी का, उससे ज्यादा होता है एफईटी का, या मतलब जेफेट कह लो, उससे ज्यादा होता है मॉसफेट का। क्योंकि मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है ना, इंक्रीजिंग इनपुट इम्पिडेंस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, इस वजह से उसका जो इम्पिडेंस है वो काफी ज्यादा होता है, इनपुट इम्पिडेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो रेंज भी दे रखी है यहाँ पे, क्रिस्टल डायोड की सबसे कम 100 ओम, फिर उसके बाद बीजेटी का थोड़ा सा ज्यादा 10⁻² to 10⁻6, एफईटी का और ज्यादा 10⁻8 से 10⁻12, मॉसफेट का 10⁻12 से 10⁻15। लेकिन अगर आपको ये रेंज याद है तो इतना ही बहुत है, आपको वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने अपने छोटे से प्यारे से दिमाग पे इतना लोड मत डालो, तो आंसर हो जाएगा इसका, हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस पूछ रहा है, मॉसफेट हो जाएगा। इसका आंसर बताओ, इन ए प्रॉपरली बाइज्ड जेफेट इट विल एक्ट एज अ, एक जेफेट है, ये किसकी तरह काम करेगा? पिछली क्लास में मैंने आपको बीजेटी बताया था, किसकी तरह काम करता था? हाँ, करंट से कंट्रोल होने वाला करंट सोर्स। जेफेट क्या है? तो देख लो, बीजेटी है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, आईबी बेस करंट से कंट्रोल होने वाला करंट सोर्स है। ये देखिए करंट सोर्स बनाए, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। जेफेट क्या है? वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला करंट सोर्स। देखो वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला मतलब
ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, और करंट सोर्स मतलब ये करंट सोर्स है। समझ गए? वोल्टेज कंट्रोल, कौन सा वोल्टेज? गेट से सोर्स के बीच में जो वोल्टेज आप लगा रहे हो वो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। मॉसफेट का भी लिख दूं? अच्छा ये कह रहे हो, चलो मॉसफेट का भी लिख देते हैं। आप ही बताओ क्या होता है मॉसफेट? मॉसफेट होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। एक मॉसफेट जो है ना, वो कैपेसिटर की तरह काम करता है, समझे? वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला कैपेसिटर है मॉसफेट। चलो लो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया। मॉसफेट स्विच इन इट्स ऑन स्टेट मे बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू। अभी अभी होता है मॉसफेट किसके जैसा काम करता है? कैपेसिटर के जैसा। मॉसफेट एक कैपेसिटर है ऑन स्टेट में, जब वो ऑन होगा तब। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये मॉसफेट का डायग्राम है, यहाँ पे बना हुआ है, ये एन लेयर है ना। बेसिकली होता क्या है कि देखो, जब आप गेट पे सप्लाई देते हो तो यहां से प्लस चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। बीच में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है ये रही। तो ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, और ये एन लेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स 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 है यहाँ पे। तो एक हो गई पॉजिटिव प्लेट जो आपने सप्लाई दी, एक हो गई नेगेटिव प्लेट यहाँ पे नीचे, और बीच में आ गया डाइइलेक्ट्रिक। तो ये क्या बन गया? कैपेसिटर बन गया ना। इस वजह से अपन क्या कहते हैं, मॉसफेट एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which of the following parameters is used for controlling an IGBT? अच्छा चलो रिवाइज करवा देता हूं। बीजेटी को कंट्रोल किससे करते हैं? बेस करंट से। करंट कंट्रोल करंट सोर्स है ना, तो कौन सी करंट से कंट्रोल होता है? बेस करंट से। जेफेट को किससे कंट्रोल करते हो? गेट टू सोर्स वोल्टेज से। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना। वीजीएस से कंट्रोल करते हो। मॉसफेट को भी किससे कंट्रोल करते हो? वोल्टेज से ही कंट्रोल करते हो। कौन सा? वीजीएस के थ्रू ही। लेकिन अब जो आईजीबीटी है, ये किससे मिलके बना है? सर ये तो बीजेटी और मॉसफेट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, हमें तो बस इतना ही पता है। बीजेटी का और मॉसफेट का दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, क्या है? आईजीबीटी है या नहीं? एकदम बात सही है। अब जो आईजीबीटी बनाते हैं वो बनता कैसे है? आईजीबीटी बनता है कुछ ऐसे, ऐसे बनता है। तो आईजीबीटी के यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कलेक्टर, यहाँ पे क्या होता है? एमीटर, और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? गेट होता है। समझे? तो जो आईजीबीटी है दोस्त, वो किससे कंट्रोल होगा? वो प्लस माइनस बीजीई, गेट टू एमिटर वोल्टेज से कंट्रोल होगा। गेट वाला टर्मिनल इसने कहां से लिया? मॉसफेट से। और कलेक्टर और एमिटर वाला टर्मिनल इसने कहां से लिया? बीजेटी से। तो इनपुट से कंट्रोल होगा ना। इनपुट कौन सा है? गेट और एमिटर के बीच का। इसका आंसर हो जाएगा वीजीई। जो हमारा आईजीबीटी है वो किससे कंट्रोल होता है? आईजीबीटी कंट्रोल होता है वीजीई, गेट टू एमिटर वोल्टेज से। और बाकी की चीजें किससे कंट्रोल होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर इलेक्ट्रिकल मतलब द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 4। एफईटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फॉर्मूला, सिंबल और अदर क्वेश्चंस मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ ना पता से कुछ सही। आप पहले इतना ग्रैस्प करो। जब आपको ये सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी, जब आप इतना भी ग्रैस्प करने लगोगे, इतना आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लेवल नंबर 2 और 3 पे जाएंगे। लेकिन जेई लेवल के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको एई के क्वेश्चंस भी देखिएगा, एई के भी काफी सारे क्वेश्चंस इतनी थ्योरी से बन जाएंगे। अगर आपको और डिटेल में थ्योरी पढ़नी है, आपका इतना बेसिक नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सिर्फ 400 रुपीज में मेरे इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खरीदिए और अपनी थ्योरी को खतरनाक लेवल पर तैयार कर लीजिए। एसएससी जेई के एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, 5, 6 और 7 तारीख को पेपर है, 5, 6 और 7 जून को। ठीक है, ये वीडियो जब रिलीज हो रही होगी उससे 2 दिन पहले ही डेट आ चुकी है। मैं आपसे
इसी तरीके से रूबरू होता रहूंगा। जो भी आपकी डिमांड्स हैं, क्या वीडियो मुझे और लानी चाहिए आपके लिए इस सीरीज के अलावा, और क्या आपको चाहिए वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितने व्यूज आएंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, भाई मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेहनत कबूल हो रही है। आप भी जानते हैं कि जॉब में से टाइम निकालकर इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करना और डिलीवर करना कितना मुश्किल है। इसी वजह से मेरा 4-5 महीने से ब्रेक भी हो गया था, बट फिर भी अब पीक टाइम है, अगर मैंने अब मदद नहीं की तो फिर मैं काहे का टीचर, ठीक है। सो दोस्तों ये सब आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज चीजों को करना, मुझे नहीं लगता कोई भी और टीचर पता नहीं करता होगा, तो भी उस लेवल पे नहीं कर पाता होगा। मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आपको पसंद आती है तो आपको शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ को आपको इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।